देश में यदि किसी को सशक्त युवा के तौर पर देखा जाता है तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। इनके जीवन के आदर्शों और मूल्यों ने न जाने कितनी जिंदगियों को संवारा है। अपने जीवन के युवा अवस्था में उन्होंने जिंदगी की उन तमाम ऊंचाइयों को छुआ जो शायद कई विद्वान नहीं हासिल कर पाते। ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए स्वामी विवेकानंद विश्व भर में जाने जाते हैं और इन्हीं के व्यक्तित्व और जीवन पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने शहर के एक स्कूल में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को स्वामी विवेकानंद से जुड़ी अच्छी बातें बताई गईं और ये प्रयास किया गया कि वो उन्हें आत्मसात कर अपना जीवन भी सफल कर सकें। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य 150वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज व्याख्यान माला बालाजी विद्या मंदिर में रखा गया है। सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम था। इसमें बालाजी के विद्यार्थियों के लिए उनकी जीवन शैली कैसे जिया, किस ढंग से रहा और युवाओं को कैसा प्रोत्साहित किया, उन्होंने अपना मार्गदर्शन युवाओं को देते गया। उस मार्गदर्शन पर चलने के लिए स्कूल के युवाओं को ये व्याख्यान माला स्कूल में रखा गया है। जिला बाल श्रमिक पुनर्वास समिति द्वारा इन दिनों प्रदेश के शिक्षकों को उन बच्चों को शिक्षित करने को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिनका अब तक शिक्षा से कोई नाता नहीं था, बल्कि जो अब तक लगे हुए थे 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद। शासन द्वारा इन्हें समाज की मुख्य धारा और शिक्षा की धारा से जोड़ने के लिए उनके व्यक्तित्व विकास और शिक्षकों को किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाया जाए, इन तमाम तकनीकों से रूबरू कराया जा रहा है। खास तौर पर इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने में मनोरंजक विधियों का इस्तेमाल किया जा सके ताकि उनकी रुचि शिक्षा प्राप्त करने में बनी रहे। अभी हमारे जो एनसीएलपी स्कूलों के जो शिक्षक हैं, उन स्कूलों को पहले व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से दिया जाता था। उसमें मुख्य रूप से जो है उनको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुख्य उद्देश्य था। लेकिन पर्सनालिटी डेवलप होने के बाद में भी उन टीचर्स को पढ़ाया कैसे जाए किसी कंटेंट को, और वह भी मनोरंजक तरीके से। चूँकि ये बच्चे सामान्य बच्चे जैसे नहीं हैं, शिक्षा की धारा से काफ़ी लंबे समय से कटे भी थे, और उनको स्कूल में बुलाकर उनको रिटेन करना, काफ़ी समय तक रोके रहना, और वो तभी संभव है जब बच्चों को उनको रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए और उनको मनोरंजक तरीके से शिक्षा दी जाए। तो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अभी हमारी ऐसी रही है कि हम किताबों के माध्यम से टीचर ब्लैक बोर्ड का उपयोग, चार्ट का उपयोग करते हुए पढ़ाते रहा है, और उसमें बच्चा जो अपने स्लेट या उसमें नोट्स लेते रहा है, और वह सामान्य तौर पर वन वे होता था जी। तो उसमें बच्चों की सहभागिता बहुत कम होती थी, शिक्षकों का ही पार्ट उसमें मुख्य होता था। लेकिन अभी जो नया जो प्रशिक्षण जो सिस्टम शुरू किया गया है, इसे MGML सिस्टम कहा गया है। इसमें विभिन्न आयु समूह एवं अलग अलग शैक्षणिक स्तर के बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में यहाँ SCERT जो छत्तीसगढ़ सरकार एक जो प्रशिक्षण शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान है, उनके माध्यम से इनको जो ट्रेनिंग 6 दिन की भी दी गई है। और हर विद्यालय के हमारे जो 3 शिक्षक हैं, उनमें से अभी हमने 2 को लिया है, और हमारे 103 स्कूल के लगभग 200 शिक्षकों ने वहाँ पर अभी ट्रेनिंग ले चुका है वहाँ पे। तो उस ट्रेनिंग की विशेषता ये रही है कि उसमें शिक्षकों में भी एक नया आत्मविश्वास आया है, और उनको अब ये लगने लगा है कि अब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को और पढ़ा सकेंगे और बच्चों को उससे ज़्यादा लाभ होगा। ट्रेनिंग के दौरान मैं भी वहाँ पर गया था, शिक्षकों से बात मैंने किया, तो उससे ऐसा लगा कि हाँ, ये ट्रेनिंग जो है वास्तव में उनको बहुत ज़रूरत थी। हाल ही में नगर के सब्जी व्यापारियों का नगर पालिका के घेराव सर्वदलीय समिति के साथ मिलकर किया, जिसमें उनकी मूलभूत समस्याओं से अवगत कराने के लिए व्यापारी वर्ग नगर पालिका के अधिकारी से मिलने गए, परंतु उनकी मुलाकात न नगर पालिका के अधिकारी से हुई और न ही नगर पालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से। व्यापारियों का क्रोध अत्यधिक बड़ा रूप ले सकता था, पर उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध वसूली को रोका जाए। आपको बता दें कि शहर में सब्जी दुकानें शहर के हृदय स्थल पर हैं, जहां काफी सकरी रोड होने की वजह से काफी भीड़ भाड़ का माहौल बना रहता है, जहां पैदल चलने वाले लोगों के अलावा साइकिल सवार, मोटरसाइकिल और ठेले रिक्शा व माल परिवहन का आना जाना लगा रहता है, जिससे सब्जी व्यापारियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।
उन सारी परेशानियों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है, पर वहीं नगर पालिका अधिकारी मूक दर्शक बने देख रहे हैं। नगर की समस्याओं को हम हमेशा अवगत कराते रहे हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन द्वारा इस अनदेखी को अब कब तक सहेगी आखिर जनता? आज सब्जी व्यापारियों के आक्रोशित होने का अन्य कारण सामने आया था, वो ये कि अवैध वसूली जिस नगर पालिका के बाजार ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में सब्जी व्यापारी आक्रोशित होकर नगर पालिका का घेराव किया। अपनी अन्य समस्याओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को दूर नहीं कर पाते हैं तो हम सब्जी मंडी के लिए आवंटित की गई जो जगह स्थापित है उसे आप देख पा रहे हैं, अभी तक यहाँ नई सब्जी मंडी का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, जो कि बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में सब्जी व्यापारियों की समस्या बनी हुई है। प्रशासन द्वारा इसकी कोई जानकारी नहीं ली जा रही। एक और बस स्टैंड को स्थानांतरित नहीं किया गया है, दूसरी ओर सब्जी मंडी की स्थापना में देरी की जा रही है, जबकि प्रशासन को चाहिए कि उनके कार्यों का लेखा जोखा और कार्य में तेजी लाई जाए, पर ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा। उल्टे प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया नजर आ रहा है। हमारे सब्जी मार्केट में आज गैर अवैध वसूली की गई। 75 रुपए गाड़ी एक गाड़ी वालों से लिया गया। उसके लिए हमारे पास सब रसीद नहीं दी गई, उसके लिए कार्रवाई की जाए। हम नगर पालिका में इसीलिए आए हैं। सीएमओ नदारत है। 2 घंटे हमको हो चुका है, नगर पालिका के बाहर में बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीएमओ को दे दी गई। सीएमओ यहाँ पर नहीं है, इसकी सूचना सीएमओ के पास है, हमने दे चुके हैं, उसकी भरपाई नहीं की गई। जब नगर पालिका यदि ध्यान नहीं दिया गया तो सब्जी मंडी नगर पालिका में लगेगी, और या तो सब्जी मंडी आपातकालीन के लिए बंद कर दी जाएगी। आपातकालीन अनिश्चितकालीन सब्जी मार्केट जाए पर बोली से हमने कुछ नहीं करा। हमको सब्जी मंडी के लिए एक व्यवस्था के रूप में नहीं सब जगह आवंटन कर दी जाएगा। और आए दिन गाड़ियों का चलान के लिए इन लोग खुद ही भेजते हैं, जबकि यहाँ कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और हर प्रकार के टैक्स समेकित कर अन्य कर सब लेते हैं हमसे। किया जाता है, बोर खुदाया रहता है, उसका पाइप उठा के ले जाता है। आज विगत 20 वर्षों से बोर की खुदाई नहीं हुई है, न सुलभ है न शौचालय है। और जो कांक्रीटीकरण का ठेका लिया था वो दलदल बना के दिया है, कांक्रीटीकरण बना के नहीं दिया है। सब्जी मंडी को पहले जो आवागमन होती थी वो भी बंद हो गया है। आपको यदि भरोसा नहीं तो आप खुद सब्जी मंडी जाके देख लीजिए। जिला निर्माण के बाद से जैसी उम्मीदें विकास को लेकर लगाई जा रही थी, ऐसी कोई भी तस्वीर भाटापारा में देखने को नहीं मिल रही है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले वक्त के साथ ये हालात बदलते हैं या सूरत जस की तस रहती है। कैमरा पर्सन गिरीश श्रीवास के साथ कोमल शर्मा, CG24 न्यूज, भाटापारा। शनिवार को जिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा कलेक्ट्रेट महोदय को अपनी समस्याओं से अवगत कराने। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शहर की लगभग सभी गैस एजेंसियां शहर के बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई हैं, जिसके चलते लोगों को घरेलू गैस के रिफिलिंग में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के काफी दूर दराज इलाकों में लोगों को सिलेंडर के लिए भटकना पड़ रहा है। इस पर जिला कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने फौरन कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कांग्रेस जनों की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में अवैध कटाई का काम जारी है, जिसे रोकने इन्होंने ज्ञापन के जरिए मांग की है। प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग, उनको एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर करीब 6 माह से रायपुर दुर्ग जिले में जिस तरीके से गांव-गांव में अवैध कटाई हो रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस बात को लेकर हमने उनको ज्ञापन देकर शिकायत की और कार्रवाई की मांग की गई है कि आज हम करोड़ों रुपए शासन वृक्षारोपण में खर्चा कर रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से अवैध कटाई हो रही है, 6 महीने से कटाई हो रही है, लेकिन वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हमको अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि आपका कहना बहुत सही है, जो अवैध कटाई हो रही है गंभीर मामला है। अब आज गैस सिलेंडर की व्यवस्था है इतनी खराब हो चुकी है कि आप देखिए कि शहर के लोग 15 किलोमीटर दूर खाली सिलेंडर लेके जा रहे हैं और वहाँ से भरा सिलेंडर लेके आ रहे हैं। ये गैस एजेंसी वाले इस तरीके की मनमानी कर रहे हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, पहले तो गैस एजेंसी शहर में थी और शहर में सिलेंडर दिया जाता था। आज 15 किलोमीटर लोग जा रहे हैं, 400 रुपये जमा करा रहे हैं और 400 रुपये के बाद 15 किलोमीटर जाके सिलेंडर ला रहे हैं। ये किस तरीके की व्यवस्था है? इसी बात को लेकर हमने क्या जिला प्रशासन का आदेश है कि शासन का आदेश है, इसी बात को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। तो इसी चर्चा उनको करके और ये अवगत कराएंगे कि भाई ये व्यवस्था से लोग आज परेशान हैं, उपभोक्ता इतनी दूर जाके सिलेंडर लाएंगे, ये कोई व्यवस्था है? बहरहाल कांग्रेस ने तो ज्ञापन के जरिए लोगों की समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया है। अब देखना है कि इन समस्याओं का निदान कब तक हो पाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट CG24 न्यूज रायपुर। शनिवार को राजस्व अधिकारियों और जनपद सीओ की किए जाने वाले कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विशेष तौर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए जाने वाले कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक के दौरान शासन की नीतियों के तहत अधिकारियों को कार्यों के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों को लेकर विवरण भी प्रस्तुत किया। बैठक में मुख्य तौर पर तमाम योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। आज समस्त राजस्व अधिकारियों सीओ जनपद को यहाँ पे बुलाया गया था। बेसिक रूप से जो सांस्कृतिक कार्य हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो स्कूल कार्य है और जो अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के तहत जो कार्य स्वीकृत हुए हैं, तो ये विशेष रूप से इन 3 कार्यों की विकास कार्यों में इन 3 विकास कार्यों की जो स्वीकृत कार्य हैं और कितने पूर्ण हैं कितने अपूर्ण हैं, संतोषजनक। हाँ, संतोषजनक है। और जो लंबित कार्य हैं वो कहा गया है कि आने वाले 15 से 20 दिवस के अंदर जो बहुत ज़्यादा पुराने कार्य हैं उसको शाला प्रवेशोत्सव के बाद भी बच्चे जो है सड़क पे जो है पन्नी बिनती दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, बेसिक रूप से आज जो समीक्षा हुआ उसके संबंध में बता रहा हूँ मैं। तो है उस पर समीक्षा हुई जो हमारे PDS के जो भंडारण हो रहे हैं उस संबंध में हमने समीक्षा की थी कितने हमारे PDS शॉप में भंडारण हो चुके हैं और ये टारगेट दिए हैं कि आने वाली 2 तारीख तक हमारे PDS के पूरे सारे सेंटरों में भंडारण हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से उसमें उसकी समीक्षा की साहब ने और साहब ने उनको बताया है। और बेसिक रूप से रायपुर में माइग्रेशन ज़्यादा है और रायपुर में जो बच्चे हैं वो मूलतः यहाँ पे बच्चे ना होते किसी और ज़िले के बच्चे हैं, तो उनके हमारे पास जो डेटा है उसकी जो संख्या है वो मतलब 1950 से पूर्व के जो डेटा है वो हमें यहाँ पर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो वो एक कारण हो सकता है, पर हमने विशेष रूप से अभी साहब ने अपनी स्टेट की रिजल्ट दी जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर तहसीलदारों को कहा जो ग्रामीण स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो वहीं से मूलतः रहने वाले बच्चे हैं, इसलिए उन स्कूलों में इसलिए फिगर तो आने वाले महीनों में। कहते हैं जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका हर एक क्षण, हर एक पल अपने आप में सदियां समेटे हुए होता है। अपने जीवन को हमें किसी ऐसे कार्य में लगाना चाहिए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके। मगर दुनिया की इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मौत को भी सार्थक कर जाते हैं और जाते जाते छोड़ जाते हैं किसी के लिए कामयाबी के अवसर। महासमुंद के रहने वाले और जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाले हर नारायण अग्रवाल ने मौत के बाद अपने शरीर को दान कर दिया है। अपने जीवन काल में इन्होंने 24 फरवरी 2009 को अपना शरीर दान कर दिया था ताकि चिकित्सीय शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को इनके शरीर के जरिए कुछ मदद मिल सके। इसके चलते मरहूम हर नारायण अग्रवाल के शव को शनिवार को मेडिकल कॉलेज के हवाले किया गया। हाँ, 2/9 को और कल उनका देहांत हो गया। मैं महासमुंद से लेके आ रहा था, पेन हो रहा था उनको चेस्ट में, तो मैं एम्बुलेंस में 108 में लेके आ रहा था तो तेली बांधा के पास उनका देहांत हो गया। मैं हॉस्पिटल में लेके गया तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। कहाँ के रहने वाले थे? वो महासमुंद के रहने वाले हैं। बहुत पहले से ही इच्छा थी और हम लोग को बता चुके थे कि मैंने बॉडी दान कर दिया है, नेत्र दान भी कर दिया है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो भी बच्चे सीखने के लिए बॉडी मिलती नहीं है, वो चाहते थे कि मेरी बॉडी से बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, सही तरीके से। शरीर दान करने से न सिर्फ किसी को शिक्षा प्राप्त होती है बल्कि आपके शरीर के बहुत से अंग कुछ लोगों के काम आते हैं। अब तक बहुतों ने ये महादान करके अपना जीवन सार्थक किया है, लेकिन अब भी ऐसे दानियों की जरूरत ताकि हमारी चिकित्सीय प्रणाली आगे और विकास कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट CG24 न्यूज रायपुर।